एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? विथ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कोग्नेट एक्सप्रेशंस मींस टेकिंग आउट ऑफ इंडिया। बस कुल मिला के इतना है कि टेकिंग आउट ऑफ इंडिया और इंडिया से बाहर आउटसाइड इंडिया ले जाने को हम एक्सपोर्ट बोल देते हैं। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। कंट्रोल ओवर द एक्सपोर्ट गुड्स, इट वुड बी कन्वीनियंट। ये क्या होगा? आसान होगा कि इस समय क्या कि हम डिस्कस कर ले प्रोविज़न जो कि रिलेट करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इन सो फार एज इट अपीयर्स फ्रॉम द मास्टर ऑफ द वेसल और हिज एजेंट। मास्टर ऑफ द वेसल हमने पढ़ा था कि पर्सन इंचार्ज अगर वेसल का होता है तो उसी को क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ द वेसल। ठीक है। स्टीमर एजेंट, ये पहली बार ही नाम आ रहा है और ये देखो यहाँ पर लिखा भी है कम्स इनटू द पिक्चर ओनली आफ्टर। कब आफ्टर? किस किस चीज़ के बाद? कि कस्टम ने परमिट कर दिया है एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स टू बी शिप्ड। एक बार कस्टम ने अप्रूव कर दिया कि गुड्स को आप शिप कर सकते हो तो फिर पिक्चर में कौन आता है? स्टीमर एजेंट। कौन आता है? स्टीमर एजेंट। नाउ एक्सपोर्ट गुड्स नॉट टू बी लोडेड ऑन द वेसल अंटिल एंट्री आउटवर्ड्स इज ग्रांटेड। ठीक है। देखो ये वही वाला सेक्शन है जो हमारे लिए यूज़ होता था कहाँ? वेसल में। एक्सपोर्ट की जगह हम होता था क्या? इंपोर्ट। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? एक्सपोर्ट की। तो इंपोर्ट के समय हम क्या लेते थे? एंट्री इनवर्ड्स। और अब एक्सपोर्ट के लिए हम क्या लेंगे? एंट्री आउटवर्ड्स। सेक्शन नंबर 39 स्टिपुलेट्स दैट एक्सपोर्ट गुड्स आर नॉट टू बी लोडेड। क्या होगा? देखो वहाँ पर क्या था? अनलोडेड। यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज होगा? लोडेड। तो वेसल में वो काय में? वेसल में केवल और केवल शिप की बात होती है। वहाँ पर भी केवल और केवल शिप की बात होती है। जब तक एंट्री आउटवर्ड्स ग्रांट नहीं हो जाएगी तब तक हम उसको लोड नहीं कर सकते हैं व्हीकल में। ठीक है। मास्टर ऑफ द वेसल शैल नॉट बिगिन, उसको शुरू नहीं करना चाहिए लोडिंग किस चीज़ की? एक्सपोर्ट गुड्स की। अदर देन बैगेज। ठीक है। मतलब बैगेज की लोडिंग वो कर सकता है कि नहीं? यहाँ पर लिखा है ना अदर देन बैगेज, मतलब वो बैगेज या फिर मेल बैग्स, इन दोनों की लोडिंग कर सकता है जब तक उसको मतलब बाकी चीज़ एक्सपोर्ट गुड्स की तो वो नहीं कर सकता, लेकिन बैग्स और इसकी कर सकता है जब तक कि उसको क्या ना मिले? उसको एक ऑर्डर ना मिल जाए। किससे? प्रॉपर ऑफिसर से। उसको क्या ना मिल जाए? एक ऑर्डर ना मिले। किससे? जब तक इसको प्रॉपर ऑफिसर से ऑर्डर ना मिले, जो कि ऑर्डर कहलाता है क्या? एंट्री आउटवर्ड्स उस वेसल के लिए। लेकिन ये एयरक्राफ्ट और व्हीकल के लिए अप्लाई नहीं होता है जैसे वहाँ पर भी था एंट्री इनवर्ड्स वाला। ठीक है। इन सम मतलब कुल मिला के, इन सम मतलब कुल मिला के, फॉर लोडिंग ऑफ गुड्स और फॉर एक्सपोर्ट, जब लोडिंग करना है आपको एक्सपोर्ट गुड्स के लिए तो आपको फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर टू बी फुलफिल्ड। ये इन सम टोटल है। अभी हम आगे जितना भी पढ़ने वाले हैं उसका एक समरी टाइप का दिया हुआ है। हमको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए हमको एंट्री आउटवर्ड जो हमने अभी ऊपर पढ़ लिए। फिर शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो अभी हम सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं? सेक्शन नंबर 39। लेकिन हम इस चीज़ के बारे में कब पढ़ेंगे? सेक्शन नंबर 50। तो जब पढ़ेंगे तब की तब देखेंगे। लेकिन अभी याद करना है हमको कि कौन से डॉक्यूमेंट हमको चाहिए जब हमको क्या करना है? गुड्स को एक्सपोर्ट। तो पहला डॉक्यूमेंट क्या हो गया? शिप एंट्री आउटवर्ड्स। ठीक है। एंट्री आउटवर्ड्स अभी जो सेक्शन में पढ़े, सेक्शन नंबर 39। फिर एंट्री आउटवर्ड्स के बाद क्या क्या चाहिए? अब हमको कुछ टाइप के बिल चाहिए जैसे कि शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट। ठीक है। कौन सा? शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट और बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट। ठीक है। ये जो शिपिंग बिल होता है ना, ये होता है एयरक्राफ्ट के लिए और वेसल के लिए। और जो बिल ऑफ एक्सपोर्ट होता है ना, ये जो हम लैंड से ले जाते हैं, मतलब व्हीकल से जो ले जाते हैं उसके लिए होता है। ठीक है। तो ये दो चीज़ हो गई हमारे पास। ये वेसल के लिए था। अब वेसल भी हम कंफ्यूज ना हो जाए तो हम इसको वी की जगह लिख लेते हैं शिप। ठीक है। तो शिप से अगर होगा या फिर व्हीकल से होगा तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट चाहिए, और बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट और ट्रांसशिपमेंट के लिए ये अलग चीज़ होती है। अच्छा, तीसरा कौन सी चीज़ चाहिए हमको? लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। क्या बोलते हैं? लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। और ये हम कब पढ़ने वाले हैं? सेक्शन नंबर 51 में। तो ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। बस हमको नाम बता दिया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या हो गई? एंट्री एक्सपोर्ट, एंट्री आउटवर्ड्स। ये पहली चीज़ चाहिए जो हमको सेक्शन बोल ही रहा है ऊपर, सिर्फ वेसल के लिए लगेगा। ठीक है। इन केस ऑफ वेसल। फिर उसके बाद क्या चाहिए? शिपिंग बिल चाहिए। शिपिंग बिल चाहिए
बिल ऑफ एक्सपोर्ट चाहिए, शिपिंग बिल हो गया एयरक्राफ्ट और वेसल के लिए, बिल ऑफ एक्सपोर्ट हो गया व्हीकल के लिए जो कि लैंड से जाएगा, और बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट ये तो अलग ही चीज़ है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या चाहिए, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर क्या चाहिए, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर क्या चाहिए, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर क्या चाहिए, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, ये हम कहाँ पढ़ने वाले, सेक्शन नंबर 51 में। और बोट नोट, ठीक है, अगर क्या बोलते हैं वही जो लाइटर वाला सेक्शन था, सेक्शन नंबर 35, अगर वेसल को एंकर करना है आपको ले जाना है या लाना है, देखो उस सेक्शन नंबर 35 में दोनों ही चीज़ कवर होती थी, लाने वाली भी और ले जाने वाले भी। तो सेक्शन नंबर 35 जो कि क्या था, H2O मतलब वाटर और वाटर बोर्न वाला जो हमारा सेक्शन था जो कवर कर रहा था सेक्शन नंबर 35, ये वही चीज़ है, ठीक है। तो हमको कुल मिला के कितने डॉक्यूमेंट चाहिए, चलो एक बार और इसको लिख लेते हैं। तो हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे पहले तो हमको चाहिए क्या, एंट्री आउटवर्ड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमको काय में चाहिए, वेसल में, ठीक है। फिर शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट और शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट और ट्रांसशिपमेंट बिल। फिर उसके बाद क्या चाहिए हमको, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर के बाद हमको क्या चाहिए, बोट नोट। यही 4 चीज़ें हमें चाहिए थी। एक बार और देख लेते हैं, बिल्कुल यही 4 चीज़ें हमें चाहिए थी, तो हमने लिख लिए और रिवाइज भी कर लिए। आगे बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट गुड्स नॉट टू बी लोडेड। अब एक्सपोर्ट गुड्स कब तक लोड नहीं होंगे, अनलेस ड्यूली पास्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर, जब तक वो ड्यूली पास ना हो जाए तब तक वो लोड नहीं हो सकते हैं। अच्छा, तो ऊपर भी तो हमने ऐसे ही कुछ पढ़े थे, एक्सपोर्ट गुड्स नॉट टू बी लोडेड ऑन वेसल। अब ये केवल और केवल किसके लिए था, वेसल के लिए था, लेकिन ये सेक्शन जो है ये जनरल सेक्शन है। अनलेस ड्यूली पास बाय द ऑफिसर, जब तक ऑफिसर पास नहीं करेगा जब तक चाहे वेसल हो चाहे कुछ हो, आपके गुड्स लोड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अनलोड नहीं लिखा है, यहाँ के लिखा है लोड। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी कास्ट ऑन द पर्सन इंचार्ज, फिर से पर्सन इंचार्ज यही बलि का बकरा बनता है हर बार, ऑफ द कन्वीनियंस अंडर सेक्शन 40 इज दैट एक्सपोर्ट गुड्स आर नॉट टू बी लोडेड, जब तक कि वो पास ना हो जाए किसके द्वारा, प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। द पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वीनियंस, जो भी पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वीनियंस है वो परमिट नहीं है लोडिंग करने के लिए, कहाँ पर, कस्टम स्टेशन पे। अब फिर से वही चीज़, हमने 2 टाइप के कुछ पढ़ते, एक तो हमने पढ़ते कि एक्सपोर्ट गुड्स और बैगेज वगैरह के लिए, तो उसने बोल दिया था कि चलो बैगेज को तो आप वैसे भी लोड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखो अब बैगेज के लिए कंडीशन लेके आ गया, जब वेसल में आप सब चीज़ डाल रहे थे तो आप बाकी चीज़ों को बिना एक्सपोर्ट ऑर्डर के नहीं डाल सकते थे, लेकिन बैगेज वगैरह को आप डाल सकते थे। लेकिन अब इस केस में बैगेज वगैरह के लिए भी देखो, ये तो जनरल रूल है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, किसके बिना, जब तक पर्सन इन चार्ज ऑफ परमिट ना हो मिल जाए उसको लोडिंग के लिए, और ये परमिट किससे मिलेगा, प्रॉपर ऑफिसर से, ठीक है। तो अब इस केस में देखो फिर से हम 2 चीज़ों में बांटेंगे, एक्सपोर्ट गुड्स अदर देन बैगेज, ठीक है। अब ये चीज़ को भूल जाओ, ये नहीं भी याद रख दो, अदर देन बैगेज जो भी आपके एक्सपोर्ट गुड्स हैं उसको जब तक आपके पास शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट या फिर बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट एज द केस में बी ड्यूली पास बाय द प्रॉपर ऑफिसर हैज़ बीन हैंडल्ड ओवर टू हिम बाय द एक्सपोर्टर। देखो हमने ऊपर ये नहीं पढ़े थे कि हमको वो सब देना है, वो तो वेसल के केस में हमने सिर्फ और सिर्फ एंट्री आउटवर्ड्स की बात किए थे उस ऊपर वाले सेक्शन में, ये देखो। लेकिन यहाँ पर उसने क्या लिखा था, यहाँ पे सिर्फ उसने एक जनरल समरी बता दिया था कि ये चीज़ें चाहिए। अब इन चीज़ों को कहाँ कहाँ चाहिए हम आगे पढ़ने वाले थे, तो उसका पहला केस ये आता है यहाँ पर कि ये सब चीज़ें कहाँ सबसे पहले चाहिए, यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट या फिर शिपिंग बिल जो है ड्यूली पास बाय द जनरल। अब ये इसको सबसे पहले प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, ड्यूली पास, जब तक वो पास नहीं करता है तब तक आपको लोडिंग के लिए परमिशन नहीं है, ठीक। और अब दूसरी बात है बैगेज, तो बैगेज के लिए कोई ये सब बिल तो नहीं लगते, तो बैगेज के लिए आपको क्या लगेगा,
ड्यूली परमिटेड, केवल और केवल परमिट देगा वो, ठीक है, बैगेज को चेक करके। दिस अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ कन्वीनियंस, तब से जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज़ हर टाइप के कन्वीनियंस के लिए है, लेकिन ऊपर वाली चीज़ें जो तो हम पढ़ रहे थे वो केवल और केवल थी किसके लिए, शिप के लिए, ठीक। द गुड्स कैन बी टेकन ऑन द बोर्ड ओनली इफ दे आर accompanied by following डॉक्यूमेंट। अब फिर से वही डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं कि वो बोर्ड पे कब आएंगी, जब तक यह डॉक्यूमेंट ना हो तब तक नहीं आएंगी। तो कौन से बिल है, वही शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा है ना, सी और एयरपोर्ट के लिए और लैंड कस्टम के लिए बिल ऑफ एक्सपोर्ट, तो ये दोनों बिल, और ट्रांसशिपमेंट, ये तो सिर्फ और सिर्फ अलग ही चीज़ है। तो उनके जो मेन बिल है, ठीक है, जिससे भी कर रहे हो आप, जब तक ये ड्यूली पास ना हो जाए प्रॉपर ऑफिसर से, तब तक आप नहीं ले सकते हो। ये उसी सेक्शन की कुल मिला के समरी दी हुई है, और ये इसके लिए परमिट चाहिए आपको, किसके लिए, मेल और बैगेज के लिए। चलो, डिलीवरी ऑफ डिपार्चर मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट रिपोर्ट। एक बार मैं फिर से अभी ये सेक्शन पढ़ने के पहले आपको बता दूं कि हमने इसके पहले जो पढ़े हैं वो है बिल्स, ठीक है, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट या फिर ट्रांसशिपमेंट बिल। लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं क्या, मैनिफेस्ट की और रिपोर्ट की। मैनिफेस्ट दो जगह यूज़ होता है, क्योंकि अराइवल मैनिफेस्ट का उल्टा हो गया, डिपार्चर मैनिफेस्ट, अराइवल मैनिफेस्ट पढ़ना पड़ेगा। इंपोर्ट में यहाँ पढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट, तो इसका नाम क्या हो गया, डिपार्चर मैनिफेस्ट। वहाँ दूसरा वर्ड क्या था, इंपोर्ट मैनिफेस्ट, तो यहाँ वर्ड क्या हो गया, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। वहाँ हम पढ़ रहे थे अराइवल मैनिफेस्ट, यहाँ पढ़ेंगे डिपार्चर मैनिफेस्ट। वहाँ पढ़ रहे थे इंपोर्ट मैनिफेस्ट, यहाँ पढ़ेंगे एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट रिपोर्ट। और वहाँ पढ़ रहे थे हम इंपोर्ट रिपोर्ट, और यहाँ पढ़ेंगे क्या, एक्सपोर्ट की रिपोर्ट, ठीक है। ओके, तो सेक्शन नंबर कौन सा है हमारा, 41 हैज़ बीन अमेंडेड। ये तो शुरू से ही अमेंड कर दिया, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है कि वो एक फैसिलिटी दे देता है कि भाई ज़रूरी नहीं कि डिपार्टमेंट मेरे पास ये वो जो ये भी मैनिफेस्ट और रिपोर्ट वगैरह हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि पर्सन, मतलब उसके लिए ना एक और जन को अलाउ कर दिया कि ज़रूरी नहीं वो केवल पर्सन इंचार्ज है, लेकिन एडिशनली वो कौन दे सकता है, फर्निश बाय पर्सन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अभी इसका नोटिफिकेशन मुझे तो नहीं देखा चैप्टर में, तो अगर कोई को नोटिफाई कर दिया गया तो उसके अलावा भी वो दे सकता है। अगर आगे कहीं मिलता है तो हम बता देंगे। इट कंसिस्ट ऑफ जनरल डिक्लेरेशन, क्या होता है जनरल डिक्लेरेशन, किस बारे में, पर्टिकुलर्स ऑफ द वेसल, वेसल के पर्टिकुलर्स के बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन होता है, किसमें, ये मैनिफेस्टो में। तो मैनिफेस्टो मतलब जो भी है, जो मैनिफेस्ट है, इन मैनिफेस्ट में क्या क्या लिखा रहता है। तो इस अब कौन कौन जा रहा है हमारे गुड्स से, सबसे पहले तो एक जा रहा है हमारा क्रू और दूसरे जा रहे हैं हमारे पैसेंजर, ठीक है। तो क्रू और पैसेंजर कौन कौन से, वो किस डेट और किस पोर्ट से डिपार्ट कर रहा है वो, और लिस्ट होगी किस चीज़ की, शिप के स्टोर की, है ना, शिप के स्टोर की, किस चीज़ की, शिप के स्टोर की, शिप के स्टोर की, शिप के स्टोर की। और लिस्ट ऑफ क्रूज पर्सनल इफेक्ट, किसके पर्सनल इफेक्ट की, क्रू के पर्सनल इफेक्ट की। अच्छा, अब एक बार को याद करने की कोशिश करते हैं कि हम बात करें कि मैनिफेस्ट में क्या क्या होता है। तो मैनिफेस्ट क्या होता है, सिंपल जनरल डिक्लेरेशन होता है, किस बात का, हमारे वेसल में क्या क्या है, ठीक है। देखो यहाँ से जा क्या क्या चीज़ रही है, एक तो वेसल जा रहा है, एक क्रू जा रहे हैं और एक पैसेंजर जा रहे हैं, ठीक है। अब सबके बारे में सबकी कोई कुछ हर कोई कुछ चीज़ ले जा रहा होगा। तो सबसे पहले क्रू और पैसेंजर की डिटेल तो हमको देनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये जो क्रू का जो है ना, ये लोग अपने पर्सनल सामान भी ले जा रहे होंगे, क्योंकि इनको तो रहना है। क्रू मतलब जो लोग स्टाफ में रहने वाला है वहाँ पर, तो क्रू का पर्सनल इफेक्ट, ठीक, क्रू का पर्सनल इफेक्ट, पैसेंजर के नेम्स डिटेल्स वगैरह, ठीक है। और शिप, अब ये जो वेसल है हमारी, वेसल को हम बोलते हैं शिप। तो शिप अपने लिए क्या क्या ले जाएगी, कुछ स्टोर्स ले जाएगी, ठीक है, पेचकस पाना वगैरह स्टोर्स। और शिप अपने लिए क्या क्या ले जाएगी, सबसे पहले तो स्टोर ले जाएगी, और उसके अंदर जो सामान होगा, तो सामान को क्या बोलेंगे आप, कार्गो। अच्छा, ये इतना बड़ा चैप्टर हम शिप को ले जाने के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, कार्गो के लिए। तो इसलिए कार्गो के बारे में देखो और डिटेल है। एंड कार्गो डिक्लेरेशन, तो कार्गो डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है, जो भी हम सामान ले जा रहे हैं शिप से, ठीक है। और कार्गो डिक्लेरेशन में क्या होता है, कंप्लीट लिस्ट होती है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ गुड्स शिप्ड फ्रॉम द पोर्ट, ठीक है। कार्गो में क्या होते हैं, गुड्स। तो कार्गो में हम क्या ले जा रहे हैं, अपने गुड्स, है ना। कार्गो में किसकी डिटेल्स होगी, गुड्स की, जो भी हम ले जाने वाले हैं कार्गो में यही डिटेल्स होंगी हमारे गुड्स की, ठीक है। विच इज़ अ complete लिस्ट ऑफ गुड्स शिप्ड फ्रॉम द पोर्ट।
गुड्स को शिप भी कर सकते हैं, ट्रांसशिप भी कर सकते हैं। शिप के साथ हमेशा एक वर्ड याद रखो, क्या? ट्रांसशिप। अब ये क्या होता है वो हम पढ़ने वाले बाद में। ट्रांसशिप एट द पोर्ट, गुड्स लाइंग इन द वेसल बट नॉट लैंडेड। और ट्रांसशिप मतलब ऐसे गुड्स जो कि वेसल में हैं लेकिन वो लैंड नहीं किए या फिर ट्रांसशिप नहीं किए। और ड्यूटीएबल गुड्स जैसे कि आर्म्स, एम्यूलेशन, फॉर्मिंग पार्ट। अच्छा, यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है कि ड्यूटीएबल गुड्स? अगर ये आप बता दो तो भाई साहब मज़ा आ जाए, लेकिन अगर ना बता पाओ तो हम तो हैं ही। तो यहाँ पर ड्यूटीएबल गुड्स इसलिए लिखा है कि एक्चुअली क्या होता है ना, कस्टम में बहुत ही कम ऐसे गुड्स हैं जिनके एक्सपोर्ट पे आपको ड्यूटी भरनी पड़ती है, ठीक है। तो बहुत कम गुड्स हैं, तो ज़्यादातर वो किस तरह के रहते हैं, ये आर्म्स, एम्यूलेशन टाइप के, इन पे आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी भरनी है क्योंकि ये एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, ड्यूटीएबल गुड्स, ठीक है। क्या कहा गया है? ड्यूटीएबल गुड्स। क्या कहा गया है? ड्यूटीएबल गुड्स। तो कुल मिला के क्या होता है कि भाई मैनिफेस्ट वगैरह जो होता है ना, इसमें क्या होता है, एक जनरल डिक्लेरेशन होता है। क्या होता है? जनरल डिक्लेरेशन। किस बात का? पर्टिकुलर्स ऑफ द वेसल, वेसल के बारे में जानकारी, उसके क्रू और पैसेंजर के बारे में जानकारी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या देखी हमने? पर्टिकुलर्स। किसके बारे में? वेसल के बारे में और उसके साथ जो जा रहा है उनके बारे में। किसके बारे में? वेसल के बारे में और उसके साथ जो जा रहा है। साथ कौन जा रहा है? क्रू भी जा रहा है और पैसेंजर भी जा रहा है। कब जा रहे हैं और कहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। कब जा रहे हैं और कहाँ से जा रहे हैं, कब जा रहे हैं और कहाँ से जा रहे हैं, कब जा रहे हैं और कहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। कब जा रहे हैं और कहाँ से जा रहे हैं। तो पहली चीज़ हमने क्या देखी? पर्टिकुलर्स। किसके बारे में? शिप के बारे में और उसके पैसेंजर के बारे में और उसके क्रू के बारे में, क्योंकि ये तीन ही लोग तो जा रहे हैं, ठीक है। फिर वो कहाँ से जा रही, कब जा रही, कितने बजे जा रही, कहाँ से जा रही, कब जा रही, कितने बजे जा रही, किस डेट को जा रही। लिस्ट ऑफ शिप, स्टोर। और उसके बाद अब ये लोग जो अपने साथ साथ चीज़ें लेके गए, तो शिप अपने साथ क्या लेके गई है? शिप अपने साथ लेके गई है क्या? स्टोर्स, ठीक। क्रू अपने साथ क्या लेके गया है? पर्सनल इफेक्ट। और शिप अपने साथ वैसे तो दो चीज़ लेके गई, एक तो वो लेके गई है क्या? कार्गो, और दूसरा उसके लिए जो काम आने वाला है, तो वो शिप स्टोर। फिर से देखते हैं, शिप अपने लिए दो चीज़ लेके गई है, एक स्टोर जो कि उसको काम आने वाला है, और दूसरा वो लेके जा रही है, जो लेके जा रही है वो है कार्गो। तो दो चीज़ें लेके जा रही है, शिप स्टोर्स भी लेके जा रही है और कार्गो भी लेके जा रही है, ठीक है। तो कार्गो का डिक्लेरेशन देना है। अब कार्गो ही तो ये पूरे चैप्टर का मेन चीज़ है, तो कार्गो के बारे में बहुत सी चीज़ लिखी हुई है। क्या लिखा है? कंप्लीट लिस्ट ऑफ गुड्स, ठीक। कंप्लीट लिस्ट ऑफ गुड्स शिप फ्रॉम द पोर्ट, जो भी गुड्स लेके जा रहे हैं या फिर ट्रांसशिप हो रहे हैं, ठीक है, या फिर जो पड़े हुए हैं वेसल में जो कि अभी तक लैंड नहीं हुए हैं उनके बारे में, और ड्यूटीएबल गुड्स की डिटेल भी। अब इतना करने के बाद ये पैराग्राफ से हमको जो भी क्वेश्चन है वो बन तो जाना चाहिए। इतना दिमाग मेरे को नहीं लगता कि कोई लगा रहा है अभी फ़िलहाल एक सड़े से पैराग्राफ को याद करने में। लेकिन भाई जब किस्मत ख़राब होती है ना, तो ऐसी ही चीज़ें कुछ एग्ज़ाम में आती है, और जब अच्छी होती है तब भी ऐसी चीज़ें एग्ज़ाम में आती है अगर आपने पढ़ा है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 41(1). अभी तक तो सेक्शन में कोई बात ही नहीं, पहले तो उसमें अमेंडमेंट के बारे में बात करते थे, फिर उसके बारे में वो क्या बात कर रहा था कि क्या क्या डिक्लेरेशन देना है, क्या क्या होता है मैनिफेस्ट, ये वो ये फालतू की बकवास किया। लेकिन अब ये सेक्शन अपने मेन रूप में आ रहा है, क्योंकि ये बात करें सेक्शन नंबर 41(1) की ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। तो क्या बोलता है 41(1)? प्रोवाइड्स दैट पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वीनियंस, मतलब जो भी हमारा पर्सन इन चार्ज है जो कि एक्सपोर्ट गुड्स को लेके जा रहा है या फिर इम्पोर्ट गुड्स को लेके जा रहा है, फिर अदर पर्सन एज में बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो हमने ऊपर नोटिफिकेशन की बात की थी कि वो नोटिफाई कर सकता है, तो ये वही पर्सन है। तो पर्सन इन चार्ज के अलावा भी हमने बोला था कि वो एडिशनली भी कोई और दे सकता है इन डॉक्यूमेंट्स को, तो ये वही पर्सन है जो एडिशनली दे सकता है। शेल बिफोर द इसको क्या करना है? बिफोर द डिपार्चर, डिपार्चर होने से पहले क्या करना है? डिलीवर टू द प्रॉपर ऑफिसर। किसको डिलीवर करना है? प्रॉपर ऑफिसर को। किसको डिलीवर करना है? प्रॉपर ऑफिसर को। किसको डिलीवर करना है? प्रॉपर ऑफिसर को। क्या क्या डिलीवर करना है? अच्छा, इन केस ऑफ सिर्फ और सिर्फ वेसल और एयरक्राफ्ट की बात कर रहा है, लैंड की बात नहीं कर रहा है। वेसल और एयरक्राफ्ट की बात कर रहा है, लैंड की बात नहीं कर रहा है। इसको क्या देना है? डिपार्चर मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। डिपार्चर मैनिफेस्ट
या फिर एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट बाय प्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉनिकली। और लेकिन अगर व्हीकल की बात है तो हमको पता है कि वो दे सकता है उसको दूसरे मैनर में भी अगर वो चाहे तो। एंड इन केस ऑफ व्हीकल एंड एक्सपोर्ट रिपोर्ट, तो ये दोनों के केस में, ऊपर वाले दो केस में हम क्या यूज़ करते हैं, डिलीवरी मैनिफेस्ट या फिर एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, और डिपार्चर मैनिफेस्ट या फिर एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। और इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सपोर्ट रिपोर्ट। ठीक है, ये उसको देनी है, किसको देनी है, पर्सन इन चार्ज को। ठीक है, या फिर अदर पर्सन। और अगर ये फेल हो जाए तो फिर इसमें पेनल्टी कितनी है, वही है जो 50,000 की है। ठीक, 50,000 रुपये की पेनल्टी इसको आ जाएगी, नॉट एक्सीडिंग, यानी 50,000 तक की आ सकती है। सच पर्सन इन चार्ज और अदर पर्सन शैल बी लायबल टू पे पेनल्टी ऑफ ₹50,000। हाउएवर, अगर वो फीसेबल नहीं है, वही जो हमने ऊपर पढ़े थे, तो वो उसको बोल सकता है कि चलो तुम उसको दे दो, काय में, इलेक्ट्रॉनिकली मत दो। ठीक है, उसको फिजिकली दे दो। द पर्सन डिलीवरिंग द डिपार्चर मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट रिपोर्ट शेल मेक एंड सब्सक्राइब अ डिक्लेरेशन टू ट्रुथ। सच्ची सच्ची बोल देगा वो, मेक एंड सब्सक्राइब अ डिक्लेरेशन एज टू द ट्रुथ। तो 41 में हमारे पास दो सेक्शन थे। पहले सेक्शन में उसने बोला कि क्या क्या देना है, किसको किसको देना है। ठीक, दूसरे में उसने बोला कि आपको सब्सक्राइब अ डिक्लेरेशन एज टू ट्रुथ भी देना है, किसके बारे में, उसके कंटेंट के बारे में। और ये कहाँ देना है, फुट नोट पर, किसके बारे में, उसके कंटेंट के बारे में क्या देना है, ट्रुथ। और ये कहाँ देना है, फुट नोट पर, यानी नीचे। ठीक, ओके। अमेंडमेंट टू EGM, अमेंडमेंट उसमें भी होता है, इसमें भी हो रहा है। अमेंड भी कर सकते हो, सप्लीमेंट भी कर सकते हो। अनलेस आपके फ्रॉडुलेंट इंटेंशन ना हो तो वो परमिट कर देगा क्या, अमेंडमेंट और सप्लीमेंट। अगर याद है तो ऊपर भी जब इम्पोर्ट की बात होती तो उसमें एक और चीज़ लिखी हुई थी, क्या उसमें ये लिखा हुआ था कि वहाँ पर आपको नहीं होगा, मैं ही भूल गया क्या लिखा हुआ था वहाँ पर। ये लिखा हुआ था, ही में परमिट सच मैनिफेस्टो रिपोर्ट्स टू बी अमेंडेड। और हाँ, आपको एक क्वेश्चन रखना है कि ये चीज़ बार बार ना हो, पेनाल्टी को, हाँ पेनाल्टी को क्या करना है, क्या वर्ड बोलते हैं उसको, पेनाल्टी को वेव ऑफ करने का ये एक तरीका ना बन जाए। इस चीज़ के लिए क्वेश्चन किया था, वहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ था क्वेश्चन। ठीक, ओके। अब प्रिपरेशन ऑफ एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दें कि हम ऊपर जो हमने बात किए थे ना कि किसको क्या सबमिट करना है, ये बेल ऑफ वगैरह के बिना तो वो लोडिंग ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, नॉट टू बी लोडेड अनलेस, ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये जो बिल ऑफ बिल्स वगैरह थी ये। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बात कर रहे थे कि डिलीवरी ऑफ डिपार्चर मैनिफेस्ट जब तक ये नहीं मिलेगा, ठीक है, ये तो उसको देना ही है। डिपार्चर मैनिफेस्ट कैन बी फर्निश्ड बाय पर्सन, ये तो उसको POC को देना है। लेकिन ऊपर तो वो लोडिंग की बात कर रहा था, यहाँ वो लोडिंग वोडिंग की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर वो सिर्फ बता रहा है कि उसको देना है, और नहीं दोगे तो बेटा फिर पैनल प्रोविजंस लगेंगे। अब बात आती है कि हम कैसे बनाएं एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। अगर आपको याद होगा तो ये जनरल मैनिफेस्ट मतलब क्या होता है, ये समरी होती है तीनों चीज़ की। ठीक है, जनरल मैनिफेस्ट मतलब ये तीनों की समरी टाइप की होती है कि इसमें ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ शिपमेंट बाय सी। अच्छा, अब ये तीनों केसेस में कैसे, तीन चीज़ के हमारे पास वो थे। एक तो क्या था, मैं बस सी से था, लैंड से था, या फिर एयरक्राफ्ट से था। अब सबसे पहले हम बात किसकी करने वाला है, सी की। अगर वो सी से हो रहा है तो शिप का ऑफिसर, सी से हो रहा है तो शिप का ऑफिसर, उसको क्या देना है, रिसिप्ट। क्या देना है उसको, रिसिप्ट। और वो रिसिप्ट किस बात की, कि हाँ भाई मेरे गुड्स कंसाइनमेंट मुझे रिसीव हो गया है ऑन बोर्ड। क्या देना है उसको, ये देना है कि हाँ मुझे रिसीव हो गया कंसाइनमेंट, कहाँ, ऑन बोर्ड ऑफ द शिप, मुझे ये चीज़ रिसीव हो गई है। और इस रिसिप्ट को आप क्या कहते हो, मेट रिसिप्ट। मेट यानी होता है दोस्त, तो ये एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, मेट रिसिप्ट। क्या बोलते हैं, मेट रिसिप्ट। क्या बोलते हैं, मेट रिसिप्ट। चाहे वो सी से हो, मतलब जब सी से हो, चाहे सी से ना हो भाई, जब वो सी से कर रहा हो तो उसको शिप ऑफिसर को देना है। मतलब शिप ऑफिसर देगा क्या, मेट रिसिप्ट, कि हाँ भाई कंसाइनमेंट मेरे बोर्ड पे आ गया है। तो रिसिप्ट इज कॉल्ड मेट रिसिप्ट। और ये जो मेट रिसिप्ट है ना, अब ये चीज़ याद रखना, ये जो मेट रिसिप्ट है ये
सरेंडर किसको करना है, स्टीमर एजेंट को, जो हमने ऊपर पढ़े थे। स्टीमर एजेंट कब पिक्चर में आता है, तो जब उसको एक्सपोर्ट के ऑर्डर आ जाते हैं उसके बाद। स्टीमर एजेंट या फिर एजेंट हु इशूज़ द बिल ऑफ लेडिंग, तो बिल ऑफ लेडिंग इशू करना किसका काम है, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बिल ऑफ लेडिंग इशू करना किसका काम है। तो बिल ऑफ लेडिंग इशू करना किसका काम है, ऑफ कोर्स स्टीमर एजेंट का। किसका काम है, स्टीमर एजेंट का। किसका काम है, स्टीमर एजेंट का। इन केस ऑफ शिपमेंट बाय एयर, अब हमने सी का देख लिया, सी में मेट रिसीप्ट आती है और ये मेट रिसीप्ट सरेंडर हो जाती है स्टीमर एजेंट को, जो कि हमको बिल ऑफ लेडिंग दे देता है। एक बार और देख लेते हैं कि देखो क्या होता है कि अच्छे से देख लेते हैं। देखो हम बात करें किसकी, सी की। सी में कौन होगा, शिप का ऑफिसर। ये क्या देगा, मेट रिसीप्ट, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी, सी की, ठीक है। इसमें कौन होगा, शिप का ऑफिसर। ये क्या दे देगा, मेट रिसीप्ट। क्या देगा ये, मेट रिसीप्ट। और मेट रिसीप्ट ये देगा किसको, ये देगा किसको, जो 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 जिसका नाम बहुत ही अच्छा प्यारा है, ये किसको देगा, मेट रिसिप्ट। मेट रिसिप्ट किसे दिया जाएगा, तो मेट रिसिप्ट दिया जाएगा किसको, किसे दिया जाएगा, मेट रिसिप्ट। मेट रिसिप्ट दिया जाएगा किसको, किसे दिया जाएगा, मेट रिसिप्ट। अब क्योंकि हम भूल गए हैं तो हम कोशिश पूरी करेंगे, 2 सेकंड रुक जाते हैं। अगर आपको कोई आ जाए तो भाई अच्छी बात है, लेकिन भूल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम देखेंगे नहीं, हम करेंगे उसे याद। मेट रिसिप्ट किससे दी जाएगी, शिप ऑफिसर के द्वारा। तो ये दी जाएगी शिप ऑफिसर के द्वारा। मेट रिसिप्ट किसको दी जाएगी, शिप ऑफिसर के द्वारा मेट रिसिप्ट किसे दी जाएगी, ये दी जाएगी एजेंट को। और एजेंट को ही हम दूसरा नाम से क्या बुलाते हैं, एजेंट को हम दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं, एजेंट को हम दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं स्टीमर एजेंट। स्टीमर एजेंट, और ये ही इशू करेगा क्या, बिल ऑफ लेडिंग। तो अब तो याद हो जाना चाहिए, तो यही करेगा क्या, बिल ऑफ लेडिंग, ठीक। अच्छा ये बात अभी हम शिप की कर रहे थे, अब हम एयर की बढ़ रहे हैं। तो एयर में क्या होता है कि जैसे ही कार्गो डिलीवर हो जाता है किसको, एयरवेज को, ठीक है, एयरवेज को, तो एयरवेज इशू क्या कर देता है, एयर कंसाइनमेंट नोट। ऊपर वाला बिल में मेट रिसीप्ट, और ये क्या करता है, एयर कंसाइनमेंट नोट। क्या इशू 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 करता है, एयर कंसाइनमेंट नोट। इन केस ऑफ ट्रेन और लॉरी, अब 2 ट्रांसपोर्ट तो हो गए, अब ट्रेन और लॉरी के बीच में क्या होता है, लॉरी रिसिप्ट और रेलवे रिसिप्ट, ठीक है। लॉरी मतलब जो बड़ा सा ऐसा ट्रक टाइप का रहता है वो, तो लॉरी रिसिप्ट या, और हम ये देख चुके हैं, तो ये मत सोचना कि भाई पक्का बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, भाई नेट से देख के ही बता रहा हूँ। तो लॉरी मतलब होता है एक बड़ा सा ट्रक टाइप का, तो उसके लिए लॉरी रिसिप्ट, और बाकी रेलवे वाला है तो रेलवे के लिए क्या है, रेलवे रिसिप्ट। द एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट और रिपोर्ट इस कंसोलिडेटेड रिपोर्ट। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है, सब चीज़ की रिपोर्ट है, किस किस चीज़ की, बिल ऑफ लेडिंग या फिर एयर कंसाइनमेंट या फिर रेलवे रिसिप्ट या फिर लॉरी रिसिप्ट, ठीक। यही होता है मैनिफेस्ट जनरल वाला, ठीक है, जनरल वाला, सब नहीं। पैसेंजर एंड क्रू डिपार्चर मैनिफेस्ट। अच्छा अभी तो हमने किसकी बात किए थे हमने अभी किसकी बात की थी, हमने बात किए थे केवल और केवल गुड्स की। अब हम बात करें किसकी, डिपार्चर मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन की। तो इसमें भी वही है कि उसको ये देना है नेम रिकॉर्ड मैनिफेस्ट ये वो, और 50,000 की पेनल्टी है, जैसा कि इम्पोर्ट में था। तो इसमें कुछ नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन हम एक सिंपल रीडिंग ले लेते हैं। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस दैट डिपार्ट्स फ्रॉम इंडिया, जो कि इंडिया से बाहर जा रहा है, ठीक है। और एनी अदर पर्सन एज में भी स्पेसिफाइड। अब ये क्यों बोल रहा है वो, क्योंकि उसने पहले ही बोल लिया था कि इसमें अमेंडमेंट आया है, तो ये अमेंडमेंट के चलते हर जगह ये वर्ड यूज़ होता है क्या, अदर पर्सन। तो इसको प्रॉपर ऑफिसर को क्या डिलीवर करना है,
पैसेंजर एंड क्रू डिपार्चर मैनिफेस्ट, क्या ये जो है ये डिपार्चर मैनिफेस्ट इसको देना है पैसेंजर और क्रू का, और नेम इन्फॉर्मेशन ऑफ ये उसमें वो ये सब कौन बना था, ऑपरेटर या फिर उसका एजेंट हर जर्नी के लिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, किस में बात करूँ मैं, इंपोर्ट में। लेकिन एक्सपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट में केवल क्या लिखा है, द पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन बस देना है ऑफ डिपार्चिंग पैसेंजर, जो कि पैसेंजर जो है वो जा रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर्स उनके सच एज विद इन ये सब चीज़ लिखे हुए, where the passenger and crew departure manifest और पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट डिलीवर्ड, और उसके पास कोई सफिशिएंट कॉज भी नहीं है, ठीक है, कॉज ऑफ सच डिले, द पर्सन इन चार्ज विल बी अप टू अ पेनल्टी ऑफ 50,000, जो कि ऊपर थी। अभी तक हमने इसके अलावा कोई पेनल्टी देखी नहीं है, सिर्फ 50,000 50,000 50,000 अप टू 50,000 की ही पेनल्टी हमने इस चैप्टर में अभी तक देखे हैं। नो कन्वीनियंस टू लीव विदाउट रिटर्न ऑर्डर, अब कोई भी कन्वीनियंस लीव नहीं होगा। अभी तक लोडिंग की बात हो रही थी, लेकिन अब बात हो रही है किस चीज़ की, लीविंग। तो कोई भी कन्वीनियंस लीव नहीं होगा जब तक क्या ना मिल जाए, सर रिटर्न ऑर्डर ना मिल जाए। तो जब तक रिटर्न ऑर्डर ना मिल जाए कोई भी कन्वीनियंस लीव नहीं होगा। द पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वीनियंस, जो भी पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वीनियंस है, which has bought and imported goods or has loaded and exported goods to a custom station shall not cause or permit, कौन नहीं cause करेगा, permit, वो परमिट नहीं दे सकता है। कौन, द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वीनियंस विच हैज़ बॉट एनी इम्पोर्टेड गुड्स और हैज़ लोडेड एनी एक्सपोर्टेड गुड्स। चलो एक चीज़ और इसमें थोड़ी सी नई चीज़ हम देखते हैं, नई तो नहीं है वैसे, पर चलो अभी समझ आएगा। तो देख कि ये जो सेक्शन है ना, ये किसी के लिए भी है, मतलब लीव के लिए है ये ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट के ही लिए आप लीव कर रहे हो। इसलिए यहाँ क्या वर्ड यूज़ है, द पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वीनियंस विच हैज़ बॉट एनी इम्पोर्टेड गुड्स, यानी जिसने कोई इम्पोर्टेड गुड्स लाया वो उसको भी निकलने नहीं देंगे, और जो कि लोड होके खड़ा हुआ है बाहर जाने के लिए, यानी लोडेड एनी एक्सपोर्ट गुड्स एट द कस्टम स्टेशन, उसको अलाउ या परमिट नहीं करना है डिपार्ट फ्रॉम द कस्टम स्टेशन, जब तक कि उसको रिटर्न ऑर्डर नहीं मिल गया है, ठीक है, इस इफेक्ट के लिए। और ये रिटर्न ऑर्डर कौन देगा, अरे हमारा दोस्त प्रॉपर ऑफिसर। अब ये था सब सेक्शन नंबर 1, जो कि सिर्फ ये कहता था कि अगर कोई गुड्स भर के खड़ा हुआ है बाहर जाने के लिए, या फिर कोई सामान लेके आया है और वो बाहर जाना चाहता है, ठीक है। तो सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन नंबर 42 स्टेपुलेट्स। अब हम देख रहे हैं कि सेक्शन नंबर 42 का 2 क्या बोलता है। नो सच ऑर्डर, और ये ऑर्डर भी कब तक नहीं मिलेगा। अच्छा, कुल मिला के मतलब ये तो एक बीच की चीज़ होगी ऑर्डर, तो ये उसको कब तक नहीं जाना है, ये ऑर्डर कब तक नहीं मिलेगा, जब तक उसने कन्वीनियंस हैज़ आंसर द क्वेश्चन पुट टू हिम अंडर सेक्शन नंबर 38। अब देखो, अब हर चीज़ आपको ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी कि ऊपर हमने क्या बोले थे कि ना तो इंपोर्ट वाले को जाने देंगे ना तो एक्सपोर्ट वाले को जाने देंगे, ठीक है, ना तो इंपोर्ट वाले को जाने देंगे ना तो एक्सपोर्ट वाले को जाने देंगे, ना तो इंपोर्ट वाले को ना एक्सपोर्ट वाले को। और ये जो सेक्शन नंबर 38 है, ये हमने कहाँ पढ़े थे, इंपोर्ट में, ठीक है, इंपोर्ट का ये इंपोर्ट का पार्ट था ये सेक्शन नंबर 38, जो कि बोलता था मेरे सवालों का जवाब दो, ठीक है। तो प्रॉपर ऑफिसर तब तक उसको नहीं वो करता था, मतलब ये उसकी ड्यूटी होती थी पर्सन इंचार्ज की कि वो उसके सवालों का जवाब दे, और अगर वो कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो डॉक्यूमेंट भी दे दे। तो जब तक वो सेक्शन में उसने आंसर नहीं किया है क्वेश्चंस को जो कि प्रॉपर ऑफिसर ने उससे पूछे थे, तब तक उसको नहीं मिलेगा क्या, वो ऑर्डर, जिससे कि वो अपने कन्वीनियंस को ले जा सके, ठीक है। फिर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 41 हैव बीन कंप्लाइड, ठीक है। प्रोविज़न ऑफ सेक्शन नंबर 41 क्या थे, वही जो हमने पढ़े थे, ये मैनिफेस्ट वाले प्रोविज़न। अब फिर से यहाँ पे शिपिंग बिल ऑफ एक्सपोर्ट, बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट, इफ़ एनी या सच अदर डॉक्यूमेंट, या फिर जो भी प्रॉपर ऑफिसर ने रिक्वायर किए थे वो डॉक्यूमेंट डिलीवर नहीं हुए हैं तो भी वो लीव नहीं करने देगा उसको। एक बार फिर से देखते, देखो सेक्शन नंबर 41 जो होता है ना, ये मैनिफेस्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। लेकिन ये तो बिल्स हैं, तो ये दोनों चीज़ अलग अलग है, मैनिफेस्ट अलग है और बिल्स अलग है, तो ये दोनों पॉइंट्स कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन इस कंफ्यूजन को हमने कर दिया है ख़त्म, ठीक है। ख़त्म कैसे किया है, ये समझ के कि ये तो मैनिफेस्ट की बात है और ये है बिल्स की बात, ये है मैनिफेस्ट की बात और ये है बिल की बात। अब पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वीनियंस हैज़ आंसर्ड द क्वेश्चन, सबसे पहली चीज़
उसको क्या आंसर करना है क्वेश्चन जो कि सेक्शन नंबर 38 में उससे पूछे गए थे। अरे यार ये ना हल्ला मेरे को रिकॉर्ड नहीं करने देगा, लेकिन भाई हम भी रुकेंगे नहीं। ऑल ड्यूटीज़ लेविएबल, जो भी ड्यूटीज़ जो कि लेविएबल हैं ऑन एनी स्टोर्स कंज्यूम इन सच कन्वीनियंस। अरे यार ये तो हम कहीं के कहीं चले गए, कभी कभी हम भटक जाते हैं, और भटकते हैं ये एक्सटर्नल नॉइज़ के कारण जो पान और फालतू की बकवास बेचने आए हैं। ऑल ड्यूटीज़ लेविएबल, जो भी ड्यूटी हमारे पास लेविएबल है किसी भी स्टोर्स के ऊपर, यानी जो हम स्टोर्स, देखो शिप अपने साथ दो चीज़ ले जा रही थी, हम बार बार बोल रहे थे स्टोर जो उसको काम आने वाला है, और दूसरा कंसाइनमेंट। शिप अपने साथ दो चीज़ें ले जा रही थी, स्टोर्स और दूसरी चीज़ थी कंसाइनमेंट। तो ऑल ड्यूटीज़ लेविएबल ऑन एनी स्टोर्स, जो भी स्टोर्स पे ड्यूटी है जो कि कंज्यूम हुए हैं उस व्हीकल्स पे, ठीक है, सच कन्वीनियंस। और चार्ज पेनाल्टी जो 50,000 की थी या फिर कोई चार्जेस हैं, तो वो उस कन्वीनियंस पे जो भी चीज़ें थी वो उसने पर्सन इन चार्ज ने, या फिर जो कि पर्सन इन चार्ज पे थी उसने वो पेमेंट कर दिया है, या फिर अच्छा पेमेंट नहीं किया तो फिर उसने सिक्योर कर दिया है, कैसे, गारंटी से या फिर डिपॉजिट से, जो कि प्रॉपर ऑफिसर को सही लगता है उस अमाउंट पर, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने देखी क्या कि भैया उसने जो है सबसे पहले तो जो भी ड्यूटीज़ लगती थी उसके स्टोर्स पर जो कि कंज्यूम हुए हैं, या फिर हर टाइप के चार्ज और पेनल्टी, और पर्सन इन चार्ज के ऊपर जो भी टाइप की चीज़ें लग रही थी वो सब उसने पेमेंट कर दिया। पेमेंट नहीं किया है तो उसके लिए गारंटी दे दिया या फिर डिपॉजिट कर दिया उस अमाउंट का जो कि प्रॉपर ऑफिसर को सही लगता है। फिर उसके बाद द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वीनियंस हैज़ सेटिस्फाइड, क्या किया है उसने, सेटिस्फाई कर लिया है किसको, प्रॉपर ऑफिसर को। किसको सेटिस्फाई कर लिया है, प्रॉपर ऑफिसर को। पर्सन इन चार्ज ने सेटिस्फाई कर दिया है किसको, प्रॉपर ऑफिसर को, दैट कोई भी पेनल्टी नहीं लेविएबल है उसके ऊपर अंडर सेक्शन नंबर 116। अब अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, सेक्शन नंबर 42, अब ये बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 116 की। अब ये क्या होता है सेक्शन नंबर 116, इसको अभी हम तो कुछ पता नहीं है और अभी हम पता करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमको तो बस याद करना है। तो पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वीनियंस है सेटिस्फाइड द प्रॉपर ऑफिसर, उसने प्रॉपर ऑफिसर को खुश कर दिया है, सेटिस्फाई कर दिया है, खुश कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया क्या कि उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है अंडर सेक्शन 116, और अगर है तो उसने पेनल्टी पे कर दी है, और अगर पे भी नहीं की है तो उसने क्या कर दिया है, गारंटी दे दी है या फिर डिपॉजिट कर दिया है वो अमाउंट जो कि प्रॉपर ऑफिसर को सही लगता था, यानी जो प्रॉपर ऑफिसर ने डायरेक्ट किया था उस अमाउंट की उसने गारंटी या फिर डिपॉजिट कर दिया है। तो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं कि भैया उसको जाने नहीं दिया जाएगा, किसको नहीं जाने दिया जाएगा, शिप को, चाहे वो इंपोर्ट वाली हो या फिर एक्सपोर्ट वाली हो, जब तक वो उसको रिटर्न ऑर्डर ना मिल जाए। तो रिटर्न ऑर्डर कब तक नहीं मिलेंगे, जब तक 42(2) में वो ये चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं कर देगा, जिसमें कि पहली चीज़ क्या है, मेरे सवालों का जवाब दिया है या नहीं, जो कि हमने पूछे थे सेक्शन नंबर 38 में, जो कि था इंपोर्ट का सेक्शन। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने देखी 41, यानी मैनिफेस्ट सब डिलीवर थे, बिल डिलीवर कर दिए कि नहीं। फिर उसके बाद अगर कोई ड्यूटी है उसके ऊपर, इसके ऊपर, किसी के भी ऊपर, तो वो पे कर दिए, यानी स्पेसिफिक अगर उसके पास कोई चार्ज या फिर पेनाल्टी लग रही है किसके ऊपर, पर्सन इन चार्ज के ऊपर, और ये पेनाल्टी 116 वाले सेक्शन में लग रही है तो ये क्या, पे कर दिए। हाँ पे नहीं बेटा, दो चीज़ें, पे भी कर दिए हो और अगर पे नहीं किए हो तो गारंटी या फिर डिपॉजिट दे दिया हो। इन एनी केस where any export goods have been loaded अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि अगर कोई गुड्स लोड हो गए बिना पेमेंट के, एक्सपोर्ट ड्यूटी के या फिर किसी प्रोविज़न के कॉन्ट्रावेंशन में मतलब वो लोड होके खड़े हैं, इन केस वेयर एनी एक्सपोर्ट गुड्स हैव बीन लोडेड, बिना पेमेंट के, किस चीज़ की पेमेंट के, एक्सपोर्ट ड्यूटी की अगर एप्लीकेबल है तो, या फिर किसी प्रोविज़न के कॉन्ट्रावेंशन से भी अगर वो लोड होके खड़े हैं तो क्या करना है, अब उन गुड्स को रिमूव कर देना। यानी अब देखो वो तो खड़ी हुई है वहाँ पर शिप अपनी जगह पर, अब वो बोल रही कि मेरे को जाने दो, लेकिन हमने उससे बोले क्या, हमने बोले कि भाई हम तभी जाने देंगे
या तो अब तुमने तो भैया या तो प्रोविज़न को कॉन्ट्रावेन कर दिया हमारे या तो फिर बिना ड्यूटी के तुम जाने की कोशिश कर रहे हो। शिप जाना चाहती है, अब उसके अंदर के गुड्स के बारे में हम बात करें, जाना कौन चाहता है? शिप। और हम बात किसकी कर रहे हैं? उसके अंदर जो गुड्स रखे हैं उनकी। ठीक है, तो हमको क्या बोला गया कि ये जो भी गुड्स रखे हैं ना बेटा, या तो तुम इनको निकाल दो तो हम जाने देंगे तुम्हें, या फिर तुम अगर असिस्टेंट कमिश्नर को इस बात के लिए सेटिस्फाई कर दो, किस बात के लिए, कि ये अभी प्रैक्टिकेबल नहीं है कि हम गुड्स को अनलोड कर सकें, और पर्सन इन चार्ज एक अंडरटेकिंग दे दे, साथ साथ पर्सन इन चार्ज क्या दे दे? एक अंडरटेकिंग जो कि सिक्योर्ड हो। भैया पैसे की बात है तो सिक्योर हो किससे? गारंटी या फिर डिपॉजिट से, एज द प्रॉपर ऑफिसर में डायरेक्ट जिस अमाउंट पे वो बोलता है कि तुम मुझे सेटिस्फाई कर दो कि भैया ये अमाउंट हम तुमको दे देंगे और गारंटी और डिपॉजिट दे दो, है ना। और अंडरटेकिंग किस बात की देगा वो? कि मैं गुड्स को ब्रिंग बैक कर लूँगा इंडिया में, इस चीज़ की अंडरटेकिंग देना है। अंडरटेकिंग देना तो है, ठीक है, लेकिन अंडरटेकिंग ऐसे ही नहीं दे देना सूखी सूखी। तो अंडरटेकिंग देने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, क्या? एक चाहिए आपको गारंटी और दूसरा चाहिए आपको डिपॉजिट, ठीक है। और ये जो आप अंडरटेकिंग दे रहे हो ना, वो अंडरटेकिंग आप किस चीज़ के बारे में दे रहे हो? कि मैं गुड्स को वापस ले आऊँगा इंडिया में, ठीक है। चलो फिर से एक बार और देखते हैं, बाकी पॉइंट तो क्लियर थे, अब ये आखिरी वाला ही थोड़ा टिपिकल सा है। तो इन केस एनी, मतलब अगर मान लो कि एक्सपोर्ट गुड्स लोड हो गए हैं बिना पेमेंट ऑफ ड्यूटी के, तो दो टाइप के कॉन्ट्रावेंशन है, तो हमने ड्यूटी नहीं दी है, या तो फिर किसी प्रोविज़न या लॉ के कॉन्ट्रावेंशन में हमने लोड तो कर दी हैं, तो हम जाने दो नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे तुझे जब तक तू उसको गुड्स को निकाल ना ले। जाने की बात हो रही है वेसल की, गुड्स के जाने की बात नहीं हो रही है। तो वेसल को हम कब तक नहीं जाने देंगे? जो जो गुड्स पे ड्यूटी नहीं दिया या फिर कॉन्ट्रावेंट गुड्स है उनको वो अनलोड ना कर ले। या फिर अगर वो असिस्टेंट कमिश्नर, थोड़ा बड़ा आदमी होगा ये, असिस्टेंट कमिश्नर को सेटिस्फाई ना कर दे, किस चीज़ के लिए? कि भैया ये प्रैक्टिकेबल नहीं है कि हम गुड्स को अनलोड करें, और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ ये गारंटी और डिपॉजिट के साथ कि भैया मैं इन गुड्स को वापस ले आऊँगा इंडिया में। इतना ही था, ठीक है। अब देखते हैं प्रोसीजर फॉर क्लियरेंस ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। द एक्सपोर्टर इज, जो एक्सपोर्टर है ना वो अंडर सेक्शन नंबर 50, ये सेक्शन नंबर 50 का रेफरेंस हमको ऊपर मिला था, और ये कहाँ मिला था? ये मिला था हमें यहाँ पर, जहाँ पर मिला था अभी हम पहुँच जाएंगे यहाँ पर। हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे थे जो कि सबसे ज़रूरी हैं, जिसमें थी एंट्री आउटवर्ड शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट या फिर बिल ऑफ ट्रांसमिटमेंट, जो कि सेक्शन नंबर 50 में बनता है। अब यही सेक्शन नंबर 50 हम पढ़ने वाले हैं कि सेक्शन नंबर 50 में क्या आता है। इसमें हमने देखे शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, बिल ऑफ ट्रांसमिटमेंट, ये तीनों बिल सेक्शन 50 के थे, हमने अभी वहाँ पर सिर्फ याद कर लिया था। 51 में लेट एक्सपोर्ट था, ये भी हमने याद कर लिया था, और फिर पोर्ट नोट था, ये 35 में था, ये हमने पढ़ लिया था। तो तीन हम पढ़े हुए थे और दो नहीं पढ़े थे। दो जो नहीं पढ़े थे वो सेक्शन नंबर 50 के बिल थे, और 51 के क्या थे? एक्सपोर्ट ऑर्डर। अब देख रहे हैं हम प्रोसीजर फॉर क्लियरेंस ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। एंट्री ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन। एंट्री ऑफ एक्सपोर्ट गुड, अब ये कैसी बात है? एक्सपोर्ट गुड्स तो एग्जिट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो ये बोल रहा है एंट्री ऑफ गुड्स, तो एंट्री ऑफ गुड्स मतलब कस्टम की जगह पे। द एक्सपोर्टर इज अंडर सेक्शन नंबर 50 ऑफ द कस्टम एक्ट रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिकली, हर जगह वो इलेक्ट्रॉनिकली देना है। फिर उसके बाद अगर फीजिबल ना हो तो वो दे देता है। अब देखते हैं इसमें वाला क्लॉज है कि नहीं। ऑन ऑटोमेटेड सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम पे ही तो देगा ना। क्या प्रॉपर ऑफिसर को उसको ये चीज़ देनी है, क्या? शिपिंग बिल अगर वेसल या फिर एयर से है, और बिल ऑफ एक्सपोर्ट अगर लैंड से। तो यहाँ पर भी उसने ये नहीं बताया कि ये बिल क्या होते हैं, तो हमको भी जानने की कुछ नहीं, हमें तो बस याद करना है। विथ दिस एक्सटेंट ऑफ ऑटोमेशन, इतने सारे ऑटोमेशन के कारण कस्टम्स एक्सपेक्ट दैट फाइलिंग ऑफ शिपिंग बिल एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी इज़ ऑन ऑटोमेटेड सिस्टम। अब इतना सारा ऑटोमेट हो गया तो कस्टम ये मानता है कि आप दे दो। हाउएवर अब ये नहीं मान रहे तो भैया प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर ऑफ कस्टम से आपको लेनी पड़ेगी। अगर ये नॉट फिजिबल है, क्या आपको लेनी पड़ेगी? टू मेक एंट्री बाय प्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉनिकली अलाउ एन एंटिटी
तो अब वो बोलेगा कि इतने बड़े, देखो आपको फिर अथॉरिटी कौन सी है जैसे आपको परमिशन लेनी, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम से कि हम इलेक्ट्रॉनिकली इसको फाइल ना करके मैनुअल सबमिशन करेंगे। और दोनों चीज़ का, बिल ऑफ एक्सपोर्ट का भी, शिपिंग बिल का भी, ठीक है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट का भी और शिपिंग बिल का भी, इसको हम क्या करेंगे। और मैनिफेस्ट वाले में तो आपके पास ऑप्शन था कि मैनुअल फाइलिंग कर सकते हो आप लैंड वाले में, लेकिन शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर। फिर से एक बात देख लेना भाई, तुम भूल जाओगे। मैनिफेस्ट क्या था, मैनिफेस्ट वाले के लिए अलाउ था मैनुअल फाइलिंग अगर वो लैंड वाला था, यानी एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट नहीं, हाँ देखो एक तो होता है डिपार्चर मैनिफेस्ट, एक होता है डिपार्चर मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट और बिल ऑफ एक्सपोर्ट। तो मैं बात कर रहा हूँ बिल ऑफ एक्सपोर्ट की। बिल ऑफ एक्सपोर्ट अलाउ हो जाता है मैनुअल फाइलिंग लैंड से, और इंपोर्ट वाले में भी ऐसे, तो मतलब बिल ऑफ इंपोर्ट और बिल ऑफ एक्सपोर्ट ये मैनुअल हो सकते हैं। लेकिन बिल ऑफ एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं यार, शिपिंग बिल ऑफ एक्सपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। एक बार हम उसका नाम ही देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, डिपार्चर मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, है ना। और यहाँ पर क्या था, व्हीकल के लिए क्या था, एक्सपोर्ट रिपोर्ट, सॉरी। तो एक्सपोर्ट रिपोर्ट आप भेज सकते हो कैसे, मैनुअली, ठीक है ना। आप कैसे दे सकते हो उसको, मैन्युअली भी दे सकते हो। ये मैनिफेस्ट और रिपोर्ट जो भी है, ये सब चीज़ों को आप मैनुअली भी दे सकते हो। तो अब हमारा है कि भैया इन चीज़ को हम मैनुअली तो दे सकते हैं, इन सबको तो आपको ऑटोमेटिक ही देना है बिल्स को। अब यहाँ पर आते हैं, द एक्सपोर्टर हु प्रेजेंट्स अब शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट अंडर दिस एक्सटेंट, तो उसको कुछ चीज़ों को इंश्योर करना है। अच्छा, इंश्योर करना है किस चीज़ों को, देखो वो दो चीज़ देगा, एक देगा डॉक्यूमेंट और एक देगा इन्फॉर्मेशन। क्या देगा वो, एक देगा डॉक्यूमेंट और एक देगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक देगा डॉक्यूमेंट और एक देगा क्या, इन्फॉर्मेशन। तो हमको दो चीज़ों के लिए कुछ चीज़ों को हमको सेटिस्फाई करना है। तो सबसे पहले हम चीज़ देख रहे हैं किसकी, इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेट और कंप्लीट। इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेट और कंप्लीट। इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेट और कंप्लीट। इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेट और कंप्लीट, ठीक। द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट जो है आपके पास, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, उसकी क्या होनी चाहिए, ऑथेंटिक और वैलिड, मतलब समय पर जो उसकी वैलिडिटी पीरियड नहीं एक्सपायर होना चाहिए, और ऑथेंटिक यानी वो लॉफुल टाइप के होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट के लिए हमको दो चीज़ याद रखनी है, ऑथेंटिक और वैलिड, और इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट और कंप्लीट। कंप्लायंस विथ, अब ये दो चीज़ हो गई हमको जो एक्सपोर्ट जब बिल और इन चीज़ों के बारे में देखना था। तो अब हमको तीसरी चीज़ देखनी है कि भैया कंप्लायंस होना चाहिए उनका, रिस्ट्रिक्शन या फिर प्रोहिबिशन अगर हैं कोई गुड्स से रिलेटेड तो, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 51, लेट एक्सपोर्ट वाला बात होगी यहाँ पर, क्योंकि वही हमने दो चीज़ नहीं पढ़े थे, 50 नहीं पढ़े थे और 51 नहीं पढ़े थे। 35 में हमने बोर्ड नोट तो पढ़ लिए थे, और ऊपर हमने दूसरी चीज़ भी पढ़ लिए थे जो कि क्या बोलती थी, एंट्री आउटवर्ड्स, ये चीज़ तो हमने पढ़ लिए थे। ठीक है। अब आफ्टर द शिपिंग बिल इज़ फाइल्ड, जब एक बार आपका शिपिंग बिल क्या हो गया है, फाइल,
दे आर प्रेजेंटेड फॉर कस्टम अप्रेजल। अब कस्टम अप्रेजल क्या होता है? कस्टम अप्रेजल मतलब होता है कि जब कस्टम अथॉरिटी इन गुड्स की वैल्यू को वर्थ करेगी, ठीक है, वर्थ ऑफ द गुड्स डिसाइड करती है जब कस्टम अथॉरिटी, तो उसको बोलते हैं हम कस्टम अप्रेजल, ठीक है। आफ्टर द शिपिंग बिल इज फाइल्ड, ये जो शिपिंग बिल थे, अब उसने सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया, क्या? शिपिंग बिल। तो अब ये जो वो है शिपिंग बिल, अब ये प्रेजेंट हो जाएंगे किसको? कस्टम को, उसके अप्रेजल के लिए। फिर द ऑफिसर ऑफ द कस्टम चेक्स दैट, क्या चेक्स करता है? कि गुड्स जो है वो प्रोहिबिटेड तो नहीं है कहीं एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, और वेदर दे आर लायबल टू एनी एक्सपोर्ट ड्यूटी, क्या वो एक्सपोर्ट के लिए प्रोहिबिटेड तो नहीं है? क्या नहीं है? एक्सपोर्ट के लिए प्रोहिबिटेड तो नहीं है। एक्सपोर्ट के लिए क्या नहीं है? प्रोहिबिटेड तो नहीं है। गुड्स आर नॉट प्रोहिबिटेड फॉर एक्सपोर्ट, तो गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट के लिए प्रोहिबिट तो नहीं है, और कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि वो ड्यूटी लायबल तो नहीं है। ये दो चीज़ को वो सेटिस्फाई करेगा। किन दो चीज़ को सेटिस्फाई करेगा? कि वो एक्सपोर्ट के लिए प्रोहिबिट तो नहीं है और लायबल तो नहीं है एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए, ठीक। फिजिकल चेक भी कर सकता है अगर उसको इंस्ट्रक्शन मिले हो तो, फिजिकल चेक भी कर सकता है अगर उसको इंस्ट्रक्शन मिले तो, फिजिकल चेक भी कर सकता है अगर उसको प्रिवेलिंग इंस्ट्रक्शंस हैं तो, ठीक है, प्रिवेलिंग इंस्ट्रक्शन है तो उसका फिजिकल चेक भी कर सकता है। वैसे नॉर्मली उसको दो ही चीज़ देखनी है कि वो प्रोहिबिट तो नहीं है एक्सपोर्ट से और एक्सपोर्ट ड्यूटी पेबल तो नहीं है। अब बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ एक्सपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि हर चीज़ पे ड्यूटी नहीं लगती है, हर एक्सपोर्ट पर ड्यूटी नहीं लगती है। फिजिकल चेक इस पर फिर तो हमने देख लिया। आफ्टर द कस्टम ऑफिसर, जब कस्टम ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये प्रोहिबिटेड भी नहीं है, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी पे हो चुकी है और हर टाइप के चार्ज सब पे हो चुका है, तो फिर कस्टम ऑफिसर बनाता है क्या? लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, ठीक है, क्या बनाता है? लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। और ये डुप्लीकेट कॉपी मिल जाती है किसको? और डुप्लीकेट कॉपी पर बोलता है वो, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ही मेक्स द ऑर्डर फॉर शिपमेंट, है ना, ही मेक्स द ऑर्डर फॉर शिपमेंट ऑन द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द शिपिंग बिल। शिपिंग बिल की जो डुप्लीकेट कॉपी है उसी के पीछे वो लिखता है ऑर्डर फॉर शिपमेंट, और इसको पढ़ी लिखी भाषा में क्या कहा जाता है? एक्सपोर्ट, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, क्या बोलते हैं इसको? लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। और सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट है कि कुछ क्लास ऑफ एक्सपोर्टर के लिए डिफर्ड पेमेंट है, तो भैया ज़रूरी नहीं, अगर आपने ड्यूटी का पेमेंट नहीं किया तो अगर डिफर्ड पेमेंट में आप कवर हो रहा है तो भी आप दे सकते हो, लेकिन डिफर्ड पेमेंट भी अगर आप ड्यू डेट पे नहीं देते हो तो आपको 5% से 36% तक का इंटरेस्ट जो कि नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट वो देना पड़ जाएगा। अब ये आखिरी पॉइंट है, ये मेरे को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, जो समझ आया मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू नोटिस ऑफ शॉर्ट एक्सपोर्ट एक्ट, ये रूल्स 1963, ठीक है, शॉर्ट एक्सपोर्ट रूल, हमारा एक्ट 1962 का है और ये रूल कब के? 63 के हैं। तो ये क्या बोलते हैं? एनी गुड्स जो कि मैंशनड है किसमें? शिपिंग बिल में या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट में। किसमें किसमें मेंशन है? शिपिंग बिल में या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट में। किसमें मेंशन है? शिपिंग बिल में या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट में। अगर वो मेंशन है और वो क्लियर भी हो गए हैं एक्सपोर्टेशन के लिए, लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, यानी मुझे ऐसा लगता है, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर वो वहाँ पर खड़े हुए हैं तो एक्सपोर्टर को क्या देना है? विद इन 7 डेज़। क्या देना है? कितने दिनों में? विद इन 7 डेज़। अब सबको बर्तन भी यहीं धोने हैं क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है, तो सबको बर्तन भी यहीं धोने हैं। भाई हम अच्छा माइक वाइक ले लेंगे जब हमारे पास पैसा आ जाएगा, अभी तो हम गरीब आदमी हैं। सो विद इन 7 डेज़ उसको क्या देना है? विद इन 7 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के डिपार्चर के 7 दिन बाद, कन्वीनियंस के डिपार्चर के 7 दिन बाद, बाय विच सच गुड्स वर एक्सपोर्टेड, जिस कन्वीनियंस से वो गुड्स एक्सपोर्ट हुए हैं उस कन्वीनियंस के डिपार्चर के 7 दिन तक, मतलब 7 दिन तक अगर वो एक्सपोर्ट नहीं हुए। अब इसका क्या मतलब? वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ, पहले बता दी कि मुझे नहीं समझ में आया, तो ठीक है, मतलब हम वहाँ पर ले गए लेकिन वहाँ पर वो बिके नहीं, जहाँ पर उनको ले जाना था हमने उनको वहाँ पर ले जाके रख दिया, लेकिन वहाँ पर वो बिके नहीं। तो ये क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू नोटिस ऑफ शॉर्ट एक्सपोर्ट रूल्स 1963, इफ़ एनी गुड्स जो कि मेंशन है शिपिंग बिल में या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट में, और वो क्लियर भी हो चुके हैं एक्सपोर्टेशन के लिए, लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ। अब एक्सपोर्ट नहीं हुए के 2 मतलब हो सकते हैं, या तो वो वहीं रखे हुए हैं कस्टम डिपार्टमेंट में, और या तो वो ले लिए गए हैं और वहाँ पर वो
शिप बिल जो है उनका मतलब वो बिके नहीं। तो मैं ज़्यादातर किसके फेवर में हूँ, पहले वाले केस के, कि वो कस्टम डिपार्टमेंट में। द एक्सपोर्टर शेल, अब इस केस में एक्सपोर्टर को क्या करना है, 7 दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर, कब से, डेट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वीनियंस। देखो अब मेरी बात को ये और प्रूफ क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ वर्ड क्या यूज हुआ है, कन्वीनियंस के डिपार्चर के 7 दिन बाद, ठीक है, मतलब विद इन 7 days ऑफ डिपार्चर ऑफ कन्वीनियंस। तो कन्वीनियंस तो हम भेज सकते हैं, देखो हमने ऊपर पढ़े थे कि अनलोडिंग हो, या तो वो अनलोड कर दे या तो फिर वो उसको एक गारंटी दे दे कि मैं वापस ले आऊँगा इन गुड्स को। लेकिन 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 अब मैं अपना ओपिनियन पूरी तरीके से बदल देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये एक्सपोर्ट नॉट एक्सपोर्टेड का मतलब होता है कि ये गुड्स गए हैं, ठीक है, क्या हुआ है, ये गुड्स गए हैं, कहाँ गए हैं, ये गुड्स गए हैं। नॉट एक्सपोर्टेड मतलब ये गुड्स गए हैं विदेश में, ठीक है, गुड्स तो हैं विदेश में लेकिन देश में उसको पता है कि भैया ये मैं एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, तो वो 7 दिनों में उसको बता देगा कि भैया ये तो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो वो एक प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन दे देगा किसको, प्रॉपर ऑफिसर को, उस गुड्स के बारे में। तो उसमें करना तो कुछ नहीं है, इतनी हमको कुछ याद करने की तो उसमें ज़रूरत ही नहीं है, उसको बस इन्फॉर्मेशन ही तो देना है ना। क्या करना है, उसको प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन दे देना है किसको, प्रॉपर ऑफिसर, हर चीज़ तो उसी को देता है, तो उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे देना है इस बात के बारे में, ठीक, कि हम नहीं कर पाए हैं उसको क्या, एक्सपोर्ट। क्योंकि देखो हम तो जाने दे रहे थे ना, लेकिन वो बोल रहे थे कि अरे भैया हम उसको अनलोड नहीं कर सकते, भैया हम उसको अनलोड नहीं कर सकते। तो उसने बोला कि अगर तुम अनलोड नहीं कर सकते हो तो एक काम करो, मुझे गारंटी और डिपॉजिट के साथ ये बोल दो कि ठीक है तुम एक्सपोर्ट नहीं कर रहा ना, मेरे को गारंटी और ये इसके साथ ये दे दो कि तुम वापस ले आओगे इंडिया में। और अब जब तुम वापस लाओगे तो उसी का ये शॉर्ट नोटिस है, ये नोटिस फॉर शॉर्ट एक्सपोर्ट वही तो है कि आप उसको बता रहे हो कि हाँ भैया हमसे एक्सपोर्ट नहीं हो पाया, आई एम सॉरी बाबू, ठीक, थैंक यू।